लॉ ऑफ पावर नंबर 37। चकाचौंध का आभामंडल बनाएं। विचार: प्रबल छवि और प्रतीकात्मक मुद्राएं शक्ति का आभामंडल बनाती हैं। सब उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। अपने आसपास के लोगों के सामने नाटक करें। इस नाटक में रोचक तस्वीरें और चमकते प्रतीक भी होने चाहिए जो आपकी उपस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताते हों। दिखावे की चकाचौंध में कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देगा कि आप दरअसल कर क्या रहे हैं। शक्ति की कुंजी: अपनी पैरवी करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने में जोखिम होता है। शब्द खतरनाक तीर हैं और अक्सर लक्ष्य से दूर जाकर गिरते हैं। लोग हमें मनाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे दरअसल हमें अपने शब्दों पर सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम उनके कहे शब्दों पर विचार करते हैं और अंत में उनके अर्थ की विपरीत बात पर विश्वास करते हैं। कई बार हमें किसी व्यक्ति के शब्दों से हमें चोट पहुंचती है जबकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। दूसरी तरफ दृश्य शब्दों के जाल में शॉर्ट सर्किट कर देता है। इससे भावनात्मक शक्ति और तत्कालिकता उत्पन्न होती है जिसमें सोचने और शक करने के लिए जगह ही नहीं होती है। संगीत की तरह यह भी तार्किक विचारों के ऊपर छलांग लगाता है। समझ लें, शब्दों के कारण आप रक्षात्मक स्थिति में पहुंचते हैं। अगर आपको स्पष्टीकरण देना पड़े तो इसका मतलब यह है कि आपकी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। दूसरी तरफ छवि खुद ब खुद जवाब होती है। यह सवालों को हताश करती है, सशक्त साहचर्य उत्पन्न करती है, अनचाही व्याख्या का विरोध करती है, तत्काल संप्रेषण करती है और ऐसे बंधन बांधती है जो सामाजिक भिन्नताओं से ऊपर होते हैं। शब्दों से तर्क और मतभेद उत्पन्न होते हैं। छवियां लोगों को एक सूत्र में जोड़ती हैं। छवियां शक्ति का मूल साधन है। प्रतीक में भी यही शक्ति होती है, चाहे यह दृश्यात्मक हो या किसी दृश्यात्मक चीज का शाब्दिक वर्णन हो। जैसे सूर्य राजा, प्रतीकात्मक वस्तु किसी मूर्त या अमूर्त वस्तु की ओर इशारा करती है। भाववाचक अवधारणा पवित्रता, देशभक्ति, साहस, प्रेम, भावनात्मक और सशक्त साहचर्यों से भरी होती है। रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन अपने ज़्यादातर जीवन में सूर्य की पूजा करते रहे, लेकिन एक दिन सूर्य की तरफ देखते समय उन्हें उस पर क्रॉस की छवि दिखाई दी। इसे देखने के बाद उन्हें एक नए धर्म के उदय का सबूत मिल गया और कुछ समय बाद वे ईसाई बन गए। यही नहीं, उन्होंने पूरे रोमन साम्राज्य का ईसाई धर्म में धर्मांतरण करवा दिया। दुनिया भर के भाषण और धार्मिक प्रवचन भी उन पर इतना सशक्त प्रभाव नहीं डाल सकते थे। ऐसी छवियों और प्रतीकों को खोजें तथा उनसे जुड़ें जो इस तरह तत्काल प्रभावित करें। ऐसा करने पर आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। छवियों और प्रतीकों का एक ऐसा नया संयोग सबसे ज़्यादा असरदार होता है जिसे इससे पहले एक साथ कभी ना देखा गया हो, लेकिन उनके साथ मिलने से आपका नया विचार, संदेश, धर्म स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता हो। पुरानी छवियों और प्रतीकों के माध्यम से नई छवियों व प्रतीकों की रचना का एक काव्यात्मक प्रभाव पड़ता है। देखने वाले उनका ज़्यादा ही अर्थ लगा लेते हैं और उन्हें सहभागिता का एहसास होता है। अपने दल या समूह को प्रेरित करने, उत्साह बढ़ाने और एकता बढ़ाने के लिए प्रतीकों की शक्ति का प्रयोग करें। 1648 में फ्रांसीसी सम्राट के खिलाफ विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने सम्राट के वफादारों की तुलना गुलेल से की, जिससे छोटे बच्चे बड़े बच्चों को डराते थे। कार्डिनल रेड्स ने इसे अपमानजनक बात को विद्रोहियों का प्रतीक बनाने का फैसला किया। जल्दी ही विद्रोह का नाम इसी बात पर पड़ गया। वे गुलेल के प्रतीक को अपने हैट पर लगाने लगे और यह शब्द उनका नारा बन गया। इसके बिना विद्रोह टाई टाई फिस हो गया। हमेशा अपने उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतीक खोजें। भावनात्मक साहचर्य जितने ज़्यादा होंगे उतने ही अच्छा होगा। छवियों और प्रतीकों का प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें भव्य तस्वीर का रूप देना है ताकि लोगों में आश्चर्य मिश्रित भय उत्पन्न हो और वे अप्रिय वास्तविकताओं को भूल जाए। यह करना आसान है। लोग
भव्य और जीवन से बड़ी चीज़ों से प्रेम करते हैं। अगर आप उनकी भावनाओं को उकसाएंगे तो वे झुंड बनाकर आपके भव्य दृश्य तक आ जाएंगे। उनके दिलों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका उन्हें भव्य तस्वीर दिखाना है। तस्वीर, क्रॉस और सूर्य, सलीब और पूर्ण चमक दोनों को साथ रख दिया जाए तो एक नई सच्चाई पैदा हो जाती है और एक नई शक्ति का उदय होता है। प्रतीक किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञ की राय, लोग हमेशा चीज़ों के सही रूप से प्रभावित होते हैं। राजा को हमेशा समय समय पर लोगों को उत्सवों और तमाशों में व्यस्त रखना चाहिए। निकोलो मैकियावेली 1469 से 1527। लॉ ऑफ पावर नंबर 38। जैसा चाहे सोचें लेकिन व्यवहार सबके जैसा करें। विचार, अगर आप समय के खिलाफ चलते नजर आएंगे, अगर आप अपारंपरिक विचारों और अप्रचलित तौर तरीकों को प्रदर्शित करेंगे तो लोग सोचेंगे कि आप सिर्फ उनका ध्यान खींचना चाहते हैं, इसलिए वे आपको हिकारत से देखेंगे। आपने उन्हें हीन महसूस कराया है, इसलिए वे आपको दंड देने का रास्ता खोज लेंगे। यह ज़्यादा सुरक्षित है कि आप सबके साथ घुल मिल जाएं और सामान्य दिखने का अभ्यास करें। अपने मौलिक विचार सिर्फ सहिष्णु मित्रों या उन्हीं को बताएं जिन पर आपको भरोसा हो कि वे आपके अनूठेपन की कद्र करेंगे। शक्ति की कुंजी, हम सब झूठ बोलते हैं और अपनी सच्ची भावनाएं छिपाते हैं क्योंकि पूर्णतः सच्ची अभिव्यक्ति सामाजिक रूप से असंभव है। बचपन से ही हम अपने विचार छिपाना सीख लेते हैं और कष्टकारी या असुरक्षित लोगों को वह बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। हम बहुत सावधानी से बोलते हैं ताकि उन्हें हमारी बात बुरी ना लग जाए। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए यही स्वाभाविक है। कई ऐसे विचार और सिद्धांत हैं जिन्हें अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं। इस बारे में बहस करना बेकार है। हम उसी चीज़ पर भरोसा करते हैं जिस पर हम भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन हम नकाब पहन लेते हैं। बहरहाल, ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी स्वतंत्रता पर लगे इस तरह के बंधनों को असहनीय मानते हैं। वे अपने सिद्धांतों और विश्वासों की श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं, हालांकि उनके तर्क सिर्फ कुछ लोगों को ही सही लगते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग उनसे चिढ़ जाते हैं। तर्क काम नहीं करते हैं, इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपने विचारों और सिद्धांतों को मानते चले जाते हैं। उनकी मान्यताओं में प्रबल भावनात्मक तत्व होता है। वे अपने सोचने की आदत को दोबारा नहीं ढालना चाहते हैं और जब आप उन्हें चुनौती देते हैं, चाहे आप अपने तर्कों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दें या अपने व्यवहार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दें, तो वे चिढ़ जाते हैं। समझदार और चतुर लोग जल्दी ही यह सीख लेते हैं कि चाहे उन्हें परंपरा पर विश्वास हो या ना हो, उन्हें पारंपरिक व्यवहार करना चाहिए, परंपरागत विचार व्यक्त करना चाहिए। इस तरह खुद को ढालने से इन लोगों को यह शक्ति मिल जाती है कि वे अपने मनचाहे विचार सोच सकते हैं और उन्हें अपने मनचाहे लोगों के सामने व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अकेलापन नहीं झेलना पड़ता। शक्तिशाली स्थिति में आने के बाद वे एक बड़े समूह को अपने विचारों के सही होने के बारे में विश्वास दिला सकते हैं, शायद अप्रत्यक्ष रूप से काम करके। यही कल्पना करने की मूर्खता ना करें कि आज के समय में पुरानी परंपराएं खत्म हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, जोनास साक ने सोचा कि विज्ञान राजनीति और प्रोटोकॉल से आगे निकल चुका है, इसलिए पोलियो के टीके की खोज में उन्होंने सारे नियम तोड़ डाले। वैज्ञानिक समुदाय को दिखाने से पहले अपनी खोज जनता के सामने ले जाकर उन्होंने टीके का सारा श्रेय ले लिया। उन्होंने उन वैज्ञानिकों के योगदान को स्वीकार नहीं किया जिन्होंने उन्हें राह दिखाई थी। नतीजा यह हुआ कि वे स्टार बन गए। जनता उनसे प्रेम करती थी, लेकिन वैज्ञानिक उनसे दूर ही रहते थे। अपने समुदाय की परंपराओं की अवज्ञा के कारण वे अलग थलग पड़ गए। उन्होंने इस दूरी को पाटने के लिए बरसों तक कोशिश की और धनराशि तथा सहयोग के लिए संघर्ष किया।
शक्तिशाली लोग न सिर्फ जोनस साक जैसे अपराध से बचते हैं, बल्कि वे चालाक लोमड़ी का अभिनय करना भी सीख लेते हैं और आम आदमी होने का नाटक करते हैं। चतुर कलाकारों और राजनेताओं की सदियों से यही नीति रही है। जूलियस सीजर और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जैसे नेताओं ने आम आदमी जैसा दिखने के लिए अपने स्वाभाविक सामंती स्वरूप को बदला। उन्होंने इसे छोटी छोटी प्रतीकात्मक मुद्राओं में व्यक्त किया ताकि लोग देख सकें कि उनके ऊंचे पद पर पहुंचने के बावजूद वे आम जनता के लिए जीवन मूल्यों पर चलते हैं। इस व्यवहार का तार्किक विस्तार यह है कि आप हर एक के सामने उस जैसे हो जाएं। यह योग्यता अमूल्य है। समाज में जाने पर अपने खुद के विचारों व जीवन मूल्यों को पीछे छोड़ दें और उस नकाब को लगा लें जो उस समूह में लगाना सबसे उचित है। बिस्मार्क ने यह खेल बरसों तक खेला। उस समय ऐसे लोग थे जो अस्पष्ट रूप से उनके इरादे समझते थे, लेकिन बहुत स्पष्टता से नहीं समझते थे। लोग आपका डाला दाना आसानी से निगल लेंगे। कारण यह है कि उन्हें यह विश्वास हो जाएगा कि आपके विचार भी उनके जैसे हैं। यह उन्हें अपनी चापलूसी लगेगी। अगर आप सावधान रहे तो वे आपको पाखंडी नहीं मानेंगे जब तक आप खुद ही उन्हें अपनी असली विचार नहीं बताएंगे। तब तक वे आप पर पाखंड का आरोप लगा भी कैसे सकते हैं। ना ही वे आपको जीवन मूल्य से हीन मानेंगे। जाहिर है उनके साथ रहते समय आपके जीवन मूल्य भी उन्हीं जैसे ही दिखते हैं। तस्वीर काली भेड़। भेड़ों का झुंड काली भेड़ को दूर रखता है क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं होता है कि काली भेड़ उनमें से एक है। इसलिए काली भेड़ झुंड से पीछे रह जाती है या दूर चलती है, जहाँ भेड़िए इसे फंसा लेते हैं और खा जाते हैं। झुंड के साथ रहें। संख्या में शक्ति होती है। अपने भिन्नताओं को अपने मन में ही रखें। उन्हें सबके सामने उजागर ना करें। विशेषज्ञ की राय। कुत्तों को पवित्र चीज़ ना दें। सूअरों की तरफ मोती ना उछालें क्योंकि वे उन पर पैर रखकर उन्हें चूर चूर कर देंगे और आप पर हमला कर देंगे। लॉ ऑफ पावर नंबर 39। मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाएं। विचार, क्रोध और भावनाएं रणनीति की दृष्टि से नुकसान पहुंचाती हैं। आपको हमेशा शांत और उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। सवै शांत रहते हुए अगर आप अपने शत्रुओं को गुस्सा दिला सकें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होता है। अपने शत्रुओं को असंतुलित कर दें। उनके दंभ में कोई दरार खोजें जिसके द्वारा आप उन्हें हिला सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनकी बागडोर आपके हाथ में होगी। शक्ति की कुंजी। गुस्सैल लोग आमतौर पर मूर्ख नजर आते हैं क्योंकि वे छोटे से कारण पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। वे चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लेते हैं और अपनी चोट या अपमान को बड़ा चढ़ाकर महसूस करते हैं। वे अपमान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और यह देखना मज़ेदार होता है कि वे हर चीज़ को व्यक्तिगत मान लेते हैं। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि वे यह मानते हैं कि उनका गुस्सा शक्ति का प्रतीक है। सच्चाई इसके विपरीत है। चिड़चिड़ापन शक्ति की नहीं, कमजोरी की निशानी है। हो सकता है लोग अस्थायी रूप से आपके भावावेश से सहम जाएं, लेकिन उनके मन में आपके प्रति सम्मान नहीं रहेगा। वे यह भी समझ लेते हैं कि जिस व्यक्ति में इतना कम आत्मनियंत्रण है उसे वे आसानी से नष्ट कर सकते हैं। बहरहाल इसका समाधान यह नहीं है कि हम अपने गुस्से या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का दमन कर दें। दमन हमारी ऊर्जा को निचोड़ लेता है और हमारे व्यवहार को अजीब बना देता है। इसकी बजाय हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हमें यह एहसास होना चाहिए कि सामाजिक क्षेत्र और शक्ति के खेल में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। हर व्यक्ति घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला में उलझा हुआ है जो बहुत पहले शुरू हुई थी। हमारा गुस्सा अक्सर हमारे बचपन की समस्याओं से उत्पन्न होता है। हमारे माता पिता का गुस्सा उनके बचपन की समस्याओं से उत्पन्न होता है और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। हमारे गुस्से की जड़ें दूसरों द्वारा अब तक हमारे साथ किए गए व्यवहार में होती है।
हमारे गुस्से की जड़ें उन असफलताओं तथा दुखों में होती है जिन्हें हमने जिंदगी में झेला है। जब कोई व्यक्ति अक्सर हमें गुस्सा दिलाता है तो बात इतनी सी नहीं होती। यह इससे जटिल मामला है। उस व्यक्ति ने हमारे साथ क्या किया, बात इससे बहुत आगे तक जाती है। अगर कोई व्यक्ति आप पर आग बबूला हो जाता है तो आपको खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि उसका पूरा गुस्सा शायद आप पर केंद्रित नहीं है। यह मुगालता ना पालें। उस गुस्से का कारण इससे कहीं ज़्यादा बड़ा और पुराना है। इसमें उसकी ज़िंदगी के दर्जनों पुराने घाव शामिल हैं और यह इतना मूल्यवान नहीं है कि इसे समझने की झंझट मोल ली जाए। किसी के गुस्से या भावनात्मक आवेश को व्यक्तिगत वैमनस्य के रूप में ना देखें। इसे तो इस रूप में देखें कि सामने वाला आप पर शक्ति पाने के लिए यह चाल चल रहा है। वह आहत भावनाओं और गुस्से के पीछे छिपकर आपको नियंत्रित करने या सजा देने की कोशिश कर रहा है। जब आप अपना नज़रिया बदल लेंगे तो आप ज़्यादा स्पष्टता और ऊर्जा के साथ शक्ति का यह खेल खेल सकेंगे। तब आप अति प्रतिक्रिया करने और लोगों की भावनाओं में उलझने के बजाय उनके गुस्से से लाभ उठा पाएंगे। तीसरी सदी में थ्री किंगडम्स नाम का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। इसमें साउसा नाम के सेनापति के सलाहकारों के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लग गए जिनसे यह पता चला कि उनके कुछ जनरलों ने दुश्मनों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था। उन्होंने सेनापति को सलाह दी कि वह उन जनरलों को गिरफ्तार करके सजा दे, लेकिन सेनापति ने ऐसा नहीं किया। इसकी बजाय उसने दस्तावेजों को जलाने और मामले को भूल जाने का आदेश दिया। यह युद्ध का निर्णायक पल था और उस समय विचलित होने या न्यायपूर्ण काम करने से जीतना मुश्किल हो जाता। उससे गुस्से भरे काम से लोगों का ध्यान जनरलों की गद्दारी की तरफ जाता, जिससे सैनिकों का मनोबल कम हो जाता। न्याय तो बाद में भी हो सकता था। गद्दार जनरलों को सजा तो बाद में भी दी जा सकती थी। साओ ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही निर्णय लिया। गुस्सा सिर्फ आपके विकल्पों को कम करता है और शक्तिशाली व्यक्ति विकल्पों के बिना फल फूल नहीं सकता। आप यह सीख जाते हैं कि मामलों को व्यक्तिगत नहीं मानना है और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर काबू रखना है, तो आप में जबरदस्त शक्ति आ जाती है। अब आप दूसरों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से खेल सकते हैं। असुरक्षित लोगों को काम करने के लिए उकसाने का तरीका यह है कि आप उनकी मर्दानगी पर संदेह प्रकट करें और उन्हें आसान विजय की संभावना दिखाएं। गर्म मिजाज दुश्मन के सामने सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यही है कि कोई प्रतिक्रिया ही ना की जाए। जब बाकी सब दिमाग में गर्म हो रहा हो तो ठंडे दिमाग वाले व्यक्ति से ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली और कोई चीज़ नहीं है। अगर लोगों को विचलित करने से आपको लाभ होता है तो सामंतों की तरह बोरियत भरी मुद्रा का नाटक करें। यह मुद्रा मखौल उड़ाने वाली या विजयी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिर्फ उदासीन होनी चाहिए। इससे उनका फ्यूज़ उड़ जाएगा। जब वे गुस्से की बौखलाहट से खुद को लज्जित करेंगे तो आप कई जीतें हासिल करेंगे। इनमें से एक जीत यह है कि उनके बचपने के बावजूद आपने अपनी गरिमा और शांति कायम रखी है। तस्वीर: मछलियों से भरा तालाब। पानी स्वच्छ व शांत है और मछलियां सतह के काफ़ी नीचे हैं। पानी को हिलाएं तो वे ऊपर आ जाएंगी। पानी को कुछ और ज़्यादा हिलाएं तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा और वे सतह पर आकर सबसे पास वाली चीज़ को काटने लगेंगी, जिसमें ताज़ा दाना लगा हुक भी शामिल होगा। विशेषज्ञ की राय: अगर आपको विरोधी गुस्सैल है तो उसे चिढ़ाने की कोशिश करें। अगर वह दंभी है तो उसके गर्व को हवा देने की कोशिश करें। जो व्यक्ति अपने शत्रु से कदम बढ़वाने में कुशल होता है वह इस तरह अपनी मनचाही स्थिति पैदा कर लेता है और शत्रु से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाता है। वह शत्रु को ऐसा प्रलोभन देता है जिस पर वह निश्चित प्रतिक्रिया करता है। वह उस दाने या प्रलोभन को दिखाकर शत्रु से कदम बढ़वाता है और फिर अपने चुने हुए सैनिकों के साथ उस पर हमला कर देता है। सुन त्सु, 4वीं सदी ईसा पूर्व। लॉ ऑफ पावर नंबर 40।
मुफ्त लंच का तिरस्कार करें। विचार: मुफ्त में मिली चीज़ खतरनाक होती है। आमतौर पर इसमें कोई चाल या एहसान छिपा होता है। जिस वस्तु का कोई मूल्य होता है वह कीमत चुकाने लायक होती है। जब आप कीमत चुकाते हैं तो आप कृतज्ञता, अपराध बोध और धोखे से बचे रहते हैं। अक्सर पूरी कीमत चुकाने में ही समझदारी होती है। उत्कृष्टता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। अपने धन को उदारता से खर्च करें और इसे प्रवाहित होने दें। उदारता शक्ति की निशानी है और इसे खींचने वाला चुंबक भी है। धन एवं शक्ति: शक्ति के क्षेत्र में हर चीज़ का मूल्यांकन उसकी कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत होती है। मुफ्त या बहुत सस्ते में जो दिया जाता है उसकी अक्सर एक मनोवैज्ञानिक कीमत होती है। एहसान की जटिल भावना, गुणवत्ता के साथ समझौता, समझौते के कारण उत्पन्न असुरक्षा आदि। शक्तिशाली व्यक्ति जल्दी ही अपने सबसे बहुमूल्य संस्थानों यानी अपनी स्वतंत्रता और चाल चलने की जगह को सुरक्षित रखना सीख लेते हैं। पूरी कीमत चुकाकर वे खतरनाक बंधनों और चिंताओं से मुक्त रहते हैं। धन के मामले में उदार और लचीला बनना रणनीति उदारता के मूल्य भी सिखाता है, जो इस पुरानी चाल का ही दूसरा रूप है। लेने से पहले दें। उचित उपहार देकर आप सामने वाले पर एहसान लाद देते हैं। उदारता से लोग अक्सर नरम पड़ जाते हैं, फिर उन्हें धोखा दिया जा सकता है। उदारता की छवि के कारण लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपकी चालों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। अगर एक व्यक्ति धन के साथ खेलता है तो हजारों लोग धन का रचनात्मक और रणनीति प्रयोग करने से कतराते हैं और इसी तरह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इस तरह के लोग अक्सर शक्तिशाली लोगों के विपरीत ध्रुव पर रहते हैं और आपको उन्हें पहचानना सीख लेना चाहिए ताकि आप उनके जहरीले स्वभाव से बच सकें या उनकी कठोरता से लाभ उठा सकें। लोभी मछली: लोभी मछली धन को ही देखती है, मानवीय पहलू को नहीं देखती। ये लोग भावहीन और बेरहम होते हैं। वे सिर्फ बेजान बैलेंस शीट को ही देखते हैं। दौलत का पीछा करते समय ये लोग दूसरों को या तो प्यादा समझते हैं या फिर बाधा। वे दूसरों की भावनाओं को कुचलते हैं और मूल्यवान सहयोगियों को खुद से दूर कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति लोभी मछली जैसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता और बरसों बाद वे अंत में अकेले रह जाते हैं, जिससे अक्सर वे बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें धोखा देना आसान है। सिर्फ आसान धन का दाना डालकर उन्हें ललचाएं। वे ना सिर्फ दाना बल्कि धागा, कांटा, लाइन, डंडा सब कुछ निगल जाएंगे। वे आपका शोषण करें इससे पहले या तो उनसे बचकर निकल जाएं या फिर उनके लोभ से लाभ उठाएं। भाव ताव का राक्षस: शक्तिशाली लोग हर चीज का मूल्यांकन इस बात से करते हैं कि इसकी लागत क्या है। सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि समय, गरिमा और मानसिक शक्ति की भी। और यही भावताव करने वाले लोग नहीं कर सकते। भावताव करते समय वे अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। वे हमेशा यही चिंता करते रहते हैं कि उन्हें कोई चीज़ थोड़े कम दाम पर कहाँ मिल सकती है। इसके अलावा भावताव करने के बाद वे जो सामान खरीदते हैं वे अक्सर घटिया होता है। शायद उसमें महंगी मुरम्मत की ज़रूरत होती है या फिर उसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ से ज़्यादा जल्दी बदलना पड़ता है। इस तरह के लोग सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनका नज़रिया संक्रामक होता है। परपीड़क: आर्थिक रूप से परपीड़क लोग शक्ति के बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं और अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए धन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए वे धन देने से पहले आपको इंतजार करवाते हैं और आपसे यह वादा करते हैं कि उन्होंने चेक डाक से भिजवा दिया है। पर पीड़क यह सोचते हैं कि अगर वे किसी को धन दे रहे हैं तो उन्हें बदले में उस व्यक्ति को परेशान करने का अधिकार मिल गया है। उन्हें धन के मामले में दरबारी गुणों का कोई एहसास ही नहीं होता। अगर आप इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधित हो चुके हो तो उसके इन खतरनाक खेलों में उलझने की बजाय आर्थिक नुकसान उठाना ही लंबे समय में बेहतर होता है।
बेहद उदारता। उदारता शक्ति के क्षेत्र में एक निश्चित भूमिका निभाती है। यह लोगों को आकर्षित करती है, उन्हें नर्म बनाती है और उन्हें सहयोगी बनाती है। लेकिन इसका प्रयोग रणनीति रूप से किया जाना चाहिए और आपके मस्तिष्क में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी तरफ बेहद उदार लोग सिर्फ इसलिए उदार होते हैं क्योंकि वे सबका प्रेम और प्रशंसा चाहते हैं। उदारता दिखाते समय वे पात्र और कुपात्र पर विचार नहीं करते हैं, इसलिए हो सकता है कि उनकी उदारता का मनचाहा असर ही ना हो। अगर वे सबको देते हैं तो पाने वाला खुद को खास क्यों समझेगा। हालांकि बेहद उदार लोगों को अपना निशाना बनाना आकर्षक लग सकता है, लेकिन इस तरह के लोगों के साथ किसी भी संबंध में आप अक्सर उनकी भावनात्मक जरूरतों का बोझ महसूस करेंगे। तस्वीर नदी। खुद की रक्षा करने या अपने संस्थानों को बचाने के लिए आप इस पर बांध बना देते हैं। बहरहाल जल्दी ही पानी ठहर जाता है और संक्रमित हो जाता है। इस ठहरे पानी में बहुत घटिया प्राणी ही जिंदा रह सकते हैं। कोई भी वहां यात्रा नहीं करता और सारा व्यवसाय ठप हो जाता है। बांध को गिरा दें। बहते पानी से हमेशा प्रचुरता, दौलत और शक्ति पैदा होती है। नदी में समय समय पर बाढ़ आनी ही चाहिए ताकि अच्छी चीज़ें समृद्ध हो सकें। विशेषज्ञ की राय। जो बड़ा आदमी कंजूस होता है वह महामूर्ख होता है। उच्च पदों पर बैठे आदमी के लिए कंजूसी से ज़्यादा हानिकारक कोई अवगुण नहीं होता। कंजूस व्यक्ति ना तो देशों को जीत सकता है, ना ही वह लॉर्ड की पदवी पा सकता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मित्र नहीं होते हैं जिनके द्वारा वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। जो भी मित्र बनाना चाहता है उसे अपने वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उचित तोहफे देकर मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है उसी तरह सोना चांदी के तोहफे लोगों के दिलों को आकर्षित करते हैं। द रोमांस ऑफ द रोज, गिलामे द लॉरिस, 1200 से 1238। लॉ ऑफ पावर नंबर 41। महान व्यक्ति का अनुसरण ना करें। विचार। जो पहली बार होता है वह हमेशा बाद में होने वाले से ज़्यादा अच्छा और मौलिक दिखता है। अगर आप किसी महान व्यक्ति के उत्तराधिकारी या किसी मशहूर पिता की संतान हैं तो आपको उनसे ज़्यादा चमकने के लिए उनसे 2 गुनी उपलब्धियां हासिल करनी होंगी। कहीं आप उनकी छाया में खोकर ना रह जाएं या ऐसे अतीत में उलझकर ना रह जाएं जिसका निर्माण आपने नहीं किया है। राह बदलकर अपनी पहचान और अपना खुद का नाम स्थापित करें। दबंग पिता के चंगुल से बाहर निकलें, उसकी विरासत की उपेक्षा करें और अपने तरीके से चमककर शक्ति हासिल करें। शक्ति की कुंजी। कई प्राचीन राज्यों जैसे बंगाल और सुमात्रा में जब राजा कई साल तक शासन कर लेता था तो उसकी प्रजा उसे मौत के घाट उतार देती थी। यह नवीनीकरण की परंपरा तो थी ही, साथ ही ऐसा इसलिए भी किया जाता था ताकि वह जरूरत से ज़्यादा शक्तिशाली ना बन जाए। उसकी मौत के बाद उसके अहंकारी होने का कोई खतरा नहीं रहता था, इसलिए अब उसकी पूजा देवता के रूप में की जा सकती थी। इससे किसी नए और युवा राजा के लिए मैदान भी साफ हो जाता था। राजा या पिता के प्रति अभ्यभावी शत्रुतापूर्ण नज़रिया उन महान व्यक्तियों की दंत कथाओं में भी दिखाई देता है जो अपने पिता को जानते ही नहीं थे। मोजेस जो बाद में बहुत शक्ति संपन्न बने, बुलरशेस में बेसहारा पाए गए थे। उन्हें अपने माता पिता का ज्ञान नहीं था, उन्हें अपने पिता के साथ प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ी और वे अपने पिता की छवि द्वारा सीमित नहीं थे, इसलिए वे शक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। अपने जीवन के उत्तर काल में अलेक्जेंडर महान ने यह दंत कथा फैलाई कि उनके पिता फिलिप ऑफ मैसिडन नहीं बल्कि देवता जुपिटर एम्मॉन है। इस तरह की दंत कथाएं और परंपराएं असली पिता को नष्ट कर देती हैं, क्योंकि वह अतीत की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक होता है। अतीत यानी पिता युवा हीरो को अपना संसार बनाने से रोकता है। युवक को अपने पिता का
अनुसरण करना पड़ता है, भले ही उसका पिता मर चुका हो या अशक्त हो चुका हो। हीरो को अपने पूर्वज के सामने सिर झुकाना पड़ता है और परंपरा के अनुसार चलना पड़ता है। शक्ति खाली स्थान को भरने की योग्यता पर निर्भर करती है, इसलिए अतीत की मुर्दा लाश के भार को हटाकर नई जगह बनानी पड़ती है। पिता के स्वरूप को रास्ते से हटाने के बाद ही आपको आवश्यक जगह मिलेगी जहां आप नई व्यवस्था जमा सकें। ऐसी कई रणनीतियां हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं। अतीत की छाया से बचने का शायद सबसे आसान तरीका इसे छोटा बताना है, पीढ़ियों के बीच शाश्वत विरोध का उल्लेख करना है, युवाओं को वृद्धों के खिलाफ भड़काना है। इसके लिए आपको नसेनी पर लटकाने के लिए किसी सुविधाजनक वृद्ध व्यक्ति की जरूरत होती है। अपने अग्रज से दूरी स्थापित करने के लिए अक्सर किसी तरह के प्रतीक की जरूरत होती है ताकि जनता इस दूरी को समझ ले। उदाहरण के लिए लुई 14वें ने इसी तरह की प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया जब उसने फ्रांसीसी सम्राटों के पारंपरिक महल को अस्वीकार करते हुए वर्साई में अपना खुद का महल बनवाया। उसके उदाहरण का अनुसरण करें, कभी भी अपने अग्रज की बनाई राह पर ना चलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। आपको एक भिन्न शैली और प्रतीकात्मकता का प्रयोग करके अलगाव व अंतर को स्पष्ट रूप से दिखा देना चाहिए। इतिहास का अध्ययन करने पर हमें एक जिद्दी मूर्खता के बारे में पता चलता है जो शक्ति की प्रबल विरोधी है। यह अंधविश्वास कि अगर आपसे पहले वाला कोई काम करके सफल हुआ है तो आप भी वही काम उसी तरीके से करके उसी की तरह सफल हो सकते हैं। यह अनुसरण नीति रचनात्मकता से रहित लोगों को ललचा सकती है क्योंकि यह आसान है और यह उनकी भीरुता तथा आलस्य को अच्छी लगती है। लेकिन परिस्थितियां कभी ठीक वैसी ही नहीं होती हैं। आपको अतीत के प्रति निर्मम रणनीति अपनाना चाहिए। अपने अग्रजों की सभी पुस्तकें जला दें और परिस्थितियों पर भिन्न प्रतिक्रिया करना सीखें। अंत में प्रचुरता और समृद्धि हमें आलसी तथा निष्क्रिय बना देती है। जब हमारे पास शक्ति आ जाती है तो हमें काम करने की जरूरत नहीं होती। यह एक गंभीर खतरा है। समृद्धि से मोटे और आलसी बनने के बजाय आपको मनोवैज्ञानिक रूप से फिर से पहले पायदान पर पहुंचने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी शुरुआती विजय अक्सर हमें कार्टूनों में बदल देती है। शक्तिशाली व्यक्ति इस जाल को पहचानते हैं। वे लगातार बदलने के लिए संघर्ष करते हैं। पिता की छाया को वापस लौटने की इजाज़त कभी नहीं देनी चाहिए। उसे हर कदम पर मौत के घाट उतार देना चाहिए। तस्वीर पिता, वह अपने बच्चों पर विशाल छाया डालता है। वह उन्हें अतीत की डोर से बांधे रखता है। वह उनकी युवा भावनाओं को दबाता है और उन्हें उसी बोझिल रास्ते पर चलने के लिए विवश करता है जिस पर वह खुद चला है। उसकी चालें बहुत सी हैं। हर चौराहे पर आपको अपने पिता के प्रभाव को मार डालना चाहिए और उसकी छाया से बाहर निकलना चाहिए। विशेषज्ञ की राय, किसी महान व्यक्ति का अनुसरण ना करें। उससे आगे निकलने के लिए आपको 2 गुना हासिल करना होगा। जो लोग अनुसरण करते हैं उन्हें नकलची माना जाता है। चाहे वे कितनी ही मेहनत करें, वे उस छवि से नहीं उबर पाएंगे। उत्कृष्टता की नई राह या शोहरत का आधुनिक मार्ग खोजना एक असाधारण योग्यता है। लोकप्रियता पाने की बहुत सी राहें हैं जिनमें से कई पर ज़्यादा लोग नहीं चले हैं। सबसे नई राहें कठिन हो सकती हैं लेकिन वे अक्सर महानता का शॉर्टकट होती हैं। बाल्तेसर ग्रेशियन 1601 से 1658। लॉ ऑफ पावर नंबर 42। गडरिये को मार दें, भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। विचार, मुश्किलें अक्सर किसी एक प्रबल व्यक्ति की वजह से पैदा होती हैं जो दंभी और महत्वाकांक्षी होता है, जो आंदोलन करता है और सद्भावना में जहर भर देता है। अगर आप ऐसे लोगों को सक्रिय होने की जगह देते हैं तो दूसरे उनके प्रभाव के प्रलोभन में आ जाएंगे। उनके द्वारा उत्पन्न मुश्किलों के कई गुना बढ़ने का इंतजार ना करें।
उनके साथ विचार विमर्श करने की कोशिश ना करें। वे कभी नहीं सुधर सकते। उन्हें अलग थलग करके या देश से बाहर निकालकर देश निकाला देकर उनके प्रभाव को खत्म कर दें। मुश्किल की जड़ यानी गडरिये पर प्रहार करेंगे तो भेड़ें अपने आप तितर बितर हो जाएंगी। शक्ति की कुंजी। पुराने जमाने में राजा और उसके मुट्ठी भर मंत्री पूरे देश पर शासन करते थे। सिर्फ सामंतों के पास ही शक्ति होती थी। सदियों बाद शक्ति धीरे धीरे प्रजातांत्रिक हुई। इससे एक आम गलत धारणा उत्पन्न हो गई कि अब शक्ति किसी विशेष समूह में केंद्रित नहीं है, बल्कि पूरी जनता में है। बहरहाल यह सच नहीं है। हालांकि शक्तिशाली समूहों की संख्या में फर्क भले ही पड़ा हो, लेकिन इसका सार नहीं बदला। आजकल उन शक्तिशाली तानाशाहों की संख्या तो कम हो गई है जो लाखों करोड़ों देशवासियों की जिंदगी और मौत की शक्ति को अपने हाथों में थामे रहते थे, लेकिन आज भी छोटे छोटे इलाकों पर शासन करने वाले हजारों छोटे तानाशाह बचे हैं जो अप्रत्यक्ष शक्ति की चालों या करिश्माई व्यक्तित्व के माध्यम से हुकूमत करते हैं। हर समूह में शक्ति एक दो लोगों के हाथों में ही केंद्रित होती है, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिससे मानवीय स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। लोग किसी प्रबल व्यक्तित्व के चारों तरफ उसी तरह इकट्ठे होंगे जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जिन लोगों को यह भ्रम होता है कि शक्ति के केंद्र का यह प्रकार अब मौजूद नहीं है, वे अंतहीन गलतियां करते हैं, अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं। शक्तिशाली लोग कभी समय बर्बाद नहीं करते हैं। बाहर से वे खेल खेलते नजर आते हैं और यह नाटक करते हैं कि शक्ति बहुत से लोगों में निहित है, लेकिन छिपकर वे समूह में चुनिंदा लोगों पर नजर रखते हैं जिनके पास तुरुप के पत्ते होते हैं। इन्हीं लोगों पर वे काम करते हैं। किसी मुश्किल के आने पर वे उसके पीछे छिपे कारण की तलाश करते हैं। वे उस अकेले प्रबल चरित्र की तलाश करते हैं जिसने मुश्किल पैदा की थी और जिसे दूर करने या अलग करने से पानी की सतह दोबारा शांत हो जाएगी। अपनी पारिवारिक थेरेपी की प्रैक्टिस में डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन ने पाया कि अगर परिवार का माहौल गड़बड़ा गया है तो हमेशा एक व्यक्ति ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। अपने सत्र में वे उस सदस्य को दूर बिठा देते थे और प्रतीकात्मक रूप से उस सड़े से फल को अलग कर देते थे। धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य इस दूर बैठे व्यक्ति को अपनी मुश्किल के स्तोत्र के रूप में देखने लगते थे। एक बार जब आप यह पहचान जाएं कि आग कौन लगा रहा है, तो इससे दूसरे लोगों को बताने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। याद रखें, आग लगाने वाले छिपकर अपना काम करते हैं। वे दूसरों की प्रतिक्रियाओं में अपने कार्य छिपा लेते हैं। उनके कार्यों को सबके सामने ले आएंगे तो उनकी मुश्किलें पैदा करने की शक्ति चली जाएगी। रणनीति के खेलों में एक प्रमुख तत्व है शत्रु को अलग थलग करना। शतरंज में आप राजा को किसी कोने में ले जाने की कोशिश करते हैं। गो नामक चीनी खेल में आप दुश्मन की शक्तियों को छोटे स्थानों पर अलग अलग रखने की कोशिश करते हैं ताकि वे हिल ना पाए और प्रभावहीन हो जाए। अपने दुश्मनों को नष्ट करने की बजाय उन्हें अलग थलग करना अक्सर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे आप कम क्रूर दिखते हैं। हालांकि परिणाम वही होता है, क्योंकि शक्ति के खेल में एकाकीपन का मतलब है मौत। एकाकीपन का सबसे प्रभावी रूप यह है कि मुश्किलें पैदा करने वाले को उसकी शक्ति के आधार से दूर कर दिया जाए। जब माओ त्से तुंग शासक समूह में शामिल किसी दुश्मन को नष्ट करना चाहते थे तो वे सीधे उस पर आक्रमण नहीं करते थे, बल्कि चुपचाप और चोरी से उसे अलग थलग करने की कोशिश करते थे। वे उस व्यक्ति के सहयोगियों को उससे दूर कर देते थे और उसके समर्थन आधार को संकुचित कर देते थे। जल्दी ही वह व्यक्ति अपने आप गायब हो जाता था। अंत में आप गडरिये पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि इससे भेड़ें दहशत में आ जाती हैं। जब लीडर चला जाता है तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भी चला जाता है। ऐसा कोई नहीं रहता है जिसके चारों तरफ घुमा जाए। हर चीज़ बिखर जाती है। लीडर्स पर निशाना साधे, उन्हें नीचे लाएं और उत्पन्न होने वाली दुविधा में अनंत अवसरों की तलाश करें।
तस्वीर। मोटी भेड़ों का रेवड़। एक दो भेड़ें चुराने की कोशिश में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। भेड़ों के रेवड़ की रक्षा करने वाले कुत्तों पर हमला करके अपनी जान जोखिम में ना डालें। इसकी बजाय गडरिये पर निशाना साधें। अगर आप उसे दूर जाने के लिए प्रलोभन देंगे तो कुत्ते भी उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। गडरिये को नीचे गिरा दें। उसे गिरा देखकर भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी और आप उन्हें एक एक करके उठा सकते हैं। विशेषज्ञ की राय। अगर आप धनुष तानते हैं तो सबसे मजबूत धनुष तानें। अगर आप तीर का प्रयोग करते हैं तो सबसे लंबे तीर का प्रयोग करें। घुड़सवार को मारने के लिए पहले उसके घोड़े को मारें। डकैतों के गिरोह को पकड़ने के लिए पहले उसके सरगना को पकड़ें। जिस तरह किसी देश की सीमा होती है, उसी तरह लोगों को मारने की भी सीमा होती है। अगर मुखिया को मारकर दुश्मन के हमले को रोका जा सकता है, तो अनावश्यक रूप से लोगों को मारने या घायल करने से क्या लाभ है। चीनी कवि डूफू तांग, डायनेस्टी, 8वीं सदी। लॉ ऑफ पावर नंबर 43। दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। विचार बलपूर्वक दमन करने से एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो अंततः आपके खिलाफ काम करती है। आपको दूसरों को इस तरह प्रेरित करना चाहिए ताकि वे खुशी खुशी आपकी बताई दिशा में चल पड़े। जिस व्यक्ति को आप इस तरह से फंसा लेते हैं, वह आपका वफादार प्यादा बन जाता है। दूसरों को फंसाने का तरीका उनके व्यक्तिगत मनोविज्ञान और कमजोरियों से लाभ लेना है। उनके प्रतिरोध को नरम करने के लिए उनकी भावनाओं पर काम करें। उनकी प्रिय चीज़ों का वायदा करें और जिनसे वे डरते हों उनके बारे में आश्वस्त करें। अगर आप दूसरों के दिलो दिमाग को नज़रअंदाज करेंगे तो वे आपसे नफरत करने लगेंगे। शक्ति की कुंजी। शक्ति के खेल में आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो बिना स्वार्थ के आपकी मदद नहीं करेंगे, और अगर आप उन्हें मनचाही चीज़ नहीं दे पाएंगे तो इस बात की संभावना है कि आप उन्हें अपना शत्रु बना लेंगे, क्योंकि वे आपको सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति मानेंगे जो उनका समय बर्बाद कर रहा है। इस ठंडेपन से उभर चुके लोग वे कुंजी पा लेते हैं जो अजनबी के दिल और दिमाग का ताला खोलती है तथा उसे प्रलोभन देकर अपने पक्ष में लाती है। अगर जरूरी हो तो उन्हें मुक्का मारने से पहले नरम बनाती है। जब लोग किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके अनूठेपन को देखने के बजाय वे अपने ही बारे में बातें करते हैं और अपनी इच्छाएं तथा पूर्वाग्रह लादने के लिए उत्सुक होते हैं। अनजाने में ही वे एक गोपनीय शत्रु बना रहे हैं, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी बात से आता है कि उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए और उसके मनोविज्ञान को स्वीकार ही न किया जाए। याद रखें, लोगों को मनाने की कुंजी उन्हें ऊपर उठाकर नरम करना है और फिर धीरे से नीचे लाना है। दो तरफा नीति अपनाएं, उनकी भावनाओं को हवा दें और उनकी बौद्धिक कमजोरियों से खेलें। इस बारे में सचेत रहें कि कौन सी चीज़ उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है, उनका व्यक्तिगत मनोविज्ञान, और किस बात में वे बाकी लोगों के समान हैं, उनकी मूलभूत भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। इन मूलभूत भावों पर निशाना साधें। प्रेम, नफरत, ईर्ष्या। जब आप उनके भाव जगा देंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने उनके आत्म नियंत्रण को कम कर दिया है और अब वे आपकी बात मानने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जब टी.ई. लॉरेंस मध्य पूर्व के रेगिस्तानों में तुर्कों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उन्हें अचानक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पारंपरिक युद्ध का मूल्य अब खत्म हो चुका है। पुराने किस्म का सैनिक समय की विशाल सेनाओं में गुम हो गया है, जिसमें उसे किसी बेजान पिद्दी की तरह आदेश दिया जाता था। लॉरेंस इसको पलटना चाहते थे। उनके लिए हर सैनिक का मस्तिष्क एक राज्य था जिसे उन्हें जीतना था। उनका मानना था कि मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित निष्ठावान सैनिक पिद्दी से ज़्यादा मेहनत और कुशलता से लड़ेंगे। लॉरेंस का विचार आज की दुनिया में भी सही है। आज भी हम में से बहुत से लोग सत्ता से अलग थलग, गुमनाम और सत्ता के प्रति शक्ति महसूस करते हैं। जो शक्ति के
खुले खेल खेलते हैं और ज़्यादा प्रतिकूल व खतरनाक शक्ति उत्पन्न करते हैं। लक्ष्य का पीछा करते समय अपने समर्थकों का इस्तेमाल बेजान पिद्दियों की तरह ना करें। इसके बजाय उन्हें उस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास दिला दें और रोमांचित कर दें। ऐसा करने के लिए आपको उनके व्यक्तिगत मनोविज्ञान से निपटना होगा। यह सोचने की गलती कभी ना करें कि जो रणनीति एक व्यक्ति पर कारगर होती है वह दूसरे पर भी उतनी ही कारगर हो सकती है। लोगों से अपनी बात मनवाने का सबसे तेज तरीका उन्हें यह दिखाना है कि उस काम से उन्हें क्या लाभ होगा। आत्मरुचि या स्वार्थ सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। महान उद्देश्य से दिमाग प्रभावित हो सकता है, लेकिन रोमांच का पहला प्रभाव खत्म होते ही रुचि कमजोर हो जाएगी। जब तक कि किसी मनचाही चीज के मिलने की संभावना ना हो, स्वार्थ ज्यादा ठोस नींव है। जो लोग दूसरों के दिमाग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं वे अक्सर कलाकार, बुद्धिजीवी और काव्यात्मक प्रकृति के होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विचार अलंकारों और तस्वीरों के माध्यम से सबसे आसानी से संप्रेक्षित होते हैं। इसलिए यह हमेशा अच्छी नीति है कि कम से कम एक कलाकार या बुद्धिजीवी आपकी जेब में रहे जो लोगों के दिल को झकझोर सके। अंत में संख्या का खेल खेलना सीखें। आपका आधार जितना बड़ा होगा, आपकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। आपको हर स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोगी बनाने चाहिए। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तस्वीर, चाबी का छेद। लोग आपको बाहर रखने के लिए दीवार बनाते हैं। कभी भी अंदर घुसने के लिए शक्ति का प्रयोग ना करें। आपको दीवारों के भीतर और दीवारें मिलेंगी। इन दीवारों में दरवाजे होते हैं, दिल और दिमाग के दरवाजे। इन दरवाजों में चाबी के छेद होते हैं। उनकी चाबी खोजकर उससे दरवाज़ा खोलें। ऐसा करने पर आप उनकी इच्छा तक पहुंच जाएंगे और बलपूर्वक घुसपैठ का कोई बदसूरत निशान भी नज़र नहीं आएगा। विशेषज्ञ की राय, किसी को राजी करने की राह में कठिनाई बस इतनी सी है कि मुझे उसके दिल को पूरी तरह समझना होगा ताकि मैं उसके अनुरूप शब्दों का प्रयोग कर सकूं। जो भी सिंहासन पर बैठे व्यक्ति का दिल जीतने की कोशिश करना चाहता है, उसे पहले तो सावधानी से सम्राट की प्रेम और नफरत की भावनाओं, उसकी गोपनीय इच्छाओं और डरों को समझना होगा। तभी वह उसका दिल जीत सकेगा। हान फेई त्सु, चीनी दार्शनिक, 3री सदी ईसा पूर्व। लॉ ऑफ पावर नंबर 44। दर्पण दिखाकर निरस्त्र और क्रोधित करें। विचार, दर्पण सच्चाई का प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन यह धोखे का आदर्श हथियार भी हो सकता है। जब आप अपने शत्रुओं का प्रतिबिंब बन जाते हैं, जब आप उन्हीं की नकल करते हैं, तो वे आपकी रणनीति का अनुमान नहीं लगा सकते। नकल से वे चिढ़ जाते हैं और अपमानित महसूस करते हैं, जिससे वे अति प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। उनका प्रतिबिंब सामने रखकर आप उन्हें बरगलाते हैं कि आप में भी उन्हीं जैसे जीवन मूल्य हैं। उनके कार्यों की नकल करके आप उन्हें सबक सिखाते हैं। बहुत कम लोग नकल प्रभाव की शक्ति का प्रतिरोध कर पाते हैं। दर्पण के प्रभाव। दर्पण में हमें विचलित करने की शक्ति होती है। दर्पण में अपने प्रतिबिंब को निहारते समय हम अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अपनी छवि जिसे हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारी यह आदत होती है कि हम ज़्यादा करीब से नहीं देखते और अपनी झुर्रियों तथा दागों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर हम प्रतिबिंब को ज़्यादा गौर से देखें तो हम कई बार यह महसूस करते हैं कि हम खुद को उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह दूसरे लोग देखते हैं। दर्पण के प्रभाव का इस्तेमाल करके हम प्रतीकात्मक रूप से इस विचलित करने वाली शक्ति को उत्पन्न करते हैं। हम दूसरों के कार्यों का प्रतिबिंब दिखाकर उनकी हरकतों की नकल करके उन्हें विचलित कर सकते हैं या गुस्सा दिला सकते हैं। उन्हें लगता है उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, नकल की जा रही है, आत्मा के बिना तस्वीर बनाई जा रही है और इस बात पर वे नाराज हो जाते हैं या उसी काम को थोड़े अलग तरीके से कर दें। इससे वे निरस्त्र हो जाएंगे क्योंकि आपने उनकी इच्छाओं को आदर्श तरीके से प्रतिबिंबित कर दिया है।
इस प्रभाव में बड़ी शक्ति होती है क्योंकि यह सबसे मूल भावों पर काम करता है। शक्ति के क्षेत्र में दर्पण के 4 मुख्य प्रभाव होते हैं। निष्प्रभावी करने वाला प्रभाव, अगर आप वही करते हैं जो आपके दुश्मन करते हैं, अगर आप उनके कर्मों की सर्वश्रेष्ठ नकल करते हैं तो वे आपके इरादों को नहीं भांप पाते। आपके दर्पण के कारण वे अंधे हो जाते हैं। आपके साथ निपटने की उनकी रणनीति इस बात पर निर्भर करती है कि आप उनके तरीके से उन पर प्रतिक्रिया करें। उनकी नकल करने का खेल खेलकर इसे निष्प्रभावी कर दें। इस रणनीति का एक मजाकिया, यहाँ तक कि गुस्सा दिलाने वाला प्रभाव पड़ता है। हम में से ज़्यादातर को बचपन का वह अनुभव याद होगा जब कोई हमारे शब्दों को दोहराकर हमें चिढ़ाता था। इसका नतीजा यह होता था कि कुछ समय बाद ही हम उसके चेहरे पर मुक्का जमाने की बात सोचने लगते थे। वयस्क के रूप में अधिक सूक्ष्म व्यवहार करके आप अपने विरोधियों को इसी तरीके से विचलित कर सकते हैं और दर्पण के द्वारा अपनी रणनीति को बचाकर अदृश्य जाल बिछा सकते हैं या अपने विरोधियों को उस जाल में फंसा सकते हैं जो उन्होंने आपके लिए बिछाया है। नर्सिसस प्रभाव, हम सभी खुद से बहुत प्रेम करते हैं। नर्सिसस प्रभाव इसी शाश्वत गुण का लाभ उठाता है। आप दूसरों की आत्माओं में गहराई से देखते हैं, उनकी सबसे गहन इच्छाएं, उनके जीवन मूल्य, उनकी रुचियां, उनका मनोबल। फिर आप खुद का दर्पण का प्रतिबिंब बनाकर इन्हीं चीज़ों को उनकी ओर प्रवर्तित करते हैं। उनकी मनोदशा को प्रवर्तित करने की आपकी क्षमता से उन पर आपकी शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा हो सकता है वे थोड़ा प्रेम भी महसूस करने लगें। नैतिक प्रभाव, नैतिक प्रभाव से आप लोगों को उन्हीं की दवा का स्वाद चखाकर सबक सिखाते हैं। आप प्रतिबिंबित करते हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है और आप ऐसा करते समय उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि आप उनके साथ ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसा उन्होंने आपके साथ किया है। आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि उनका व्यवहार अप्रिय था। यह शिकायत करने या चीखने चिल्लाने से नहीं हो पाता है, जिससे उनका रक्षा कवच ऊपर हो जाता है। जब वे अपने कार्यों के परिणाम दर्पण में प्रतिबिंबित होते देखते हैं तो उन्हें बहुत गहराई से यह आभास होता है कि वे अपने असामाजिक व्यवहार से दूसरों को कितनी चोट पहुंचाते हैं या सजा देते हैं। भ्रांतिजनक प्रभाव, दर्पण बड़े धोखेबाज होते हैं क्योंकि वह यह एहसास दिलाते हैं कि आप असली दुनिया को देख रहे हैं। हालांकि सच तो यह है कि आप एक कांच के टुकड़े को देख रहे हैं। जैसा सब जानते हैं कि दर्पण दुनिया के वास्तविक स्वरूप को नहीं दिखा सकता है। आईने में हर चीज उल्टी दिखती है। भ्रांतिजनक प्रभाव किसी वस्तु, जगह या व्यक्ति की हूबहू प्रतिलिपि बनाने से आता है। यह प्रतिलिपि एक तरह की डमी का काम करती है। लोग इसे असली चीज मान लेते हैं क्योंकि यह भौतिक रूप से वास्तविक चीज जैसी दिखती है। यह धोखेबाजों की सबसे प्रिय तकनीक है, जो रणनीति बनाकर असली दुनिया की नकल करके आपको धोखा देते हैं। इसका हर उस क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है जिसमें छल की जरूरत होती है। तस्वीर, प्रीसियस की ढाल जो दर्पण की तरह चमकती थी, मेड्यूसा उसे नहीं देख सकती थी। वह तो सिर्फ अपनी बदसूरती को प्रवर्तित होते देख सकती थी। इस तरह के दर्पण के पीछे आप धोखा दे सकते हैं, चिढ़ा सकते हैं और गुस्सा दिला सकते हैं। एक झटके में आप मेड्यूसा के सिर को धड़ से अलग कर सकते हैं। विशेषज्ञ की राय, सैन्य प्रक्रिया का काम दुश्मन के इरादों को भांपना है। जहां वे पहुंचना चाहते हैं वहां उनसे पहले पहुंचने के लिए उनके इरादों को चतुराई से भांपें। अनुशासित रहें और शत्रु के अनुकूल ढल जाएं। इसलिए सबसे पहले आपको एक युवती की तरह होना चाहिए ताकि शत्रु अपना दरवाज़ा खोल दे। फिर आपको खुले खरगोश की तरह होना चाहिए ताकि शत्रु आपको बाहर ना रख सके। सुन त्सू, 4वीं सदी ईसा पूर्व। लॉ ऑफ पावर नंबर 45, परिवर्तन की आवश्यकता का भाषण दें लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा सुधार कभी ना करें। विचार, हर व्यक्ति मानसिक रूप से परिवर्तन की ज़रूरत समझता है लेकिन
दिन प्रतिदिन के स्तर पर लोग आदतों के हिसाब से चलते हैं। बहुत ज़्यादा प्रयोगशीलता से परेशानी पैदा हो जाती है और विद्रोह की नौबत भी आ सकती है। अगर आप शक्ति के किसी पद पर नए हो या बाहरी व्यक्ति के रूप में शक्ति की नींव बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो पुराने तरीकों को सम्मान करने का ढोंग करें। अगर परिवर्तन आवश्यक हो तो ऐसा जताएं जैसे परंपरा में सिर्फ थोड़ा सा ही सुधार किया जा रहा है। शक्ति की कुंजी। मानवीय मनोविज्ञान में कई विरोधाभास होते हैं। उनमें से एक यह है कि हालांकि लोग परिवर्तन की जरूरत को समझते हैं और यह जानते हैं कि यह संस्थानों और व्यक्तियों के नवीनीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वे उन परिवर्तनों से चिढ़ जाते हैं और विचलित हो जाते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करते हैं। वे जानते हैं कि परिवर्तन जरूरी है और नवीनता के कारण बोरियत से राहत मिलती है, लेकिन दिल की गहराई में वे अतीत को जकड़े रहते हैं। वे भाववाचक या सतही परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन मूलभूत आदतों या दिनचर्या को बदलने वाला परिवर्तन उन्हें बहुत बुरा लगता है। कोई भी क्रांति ऐसी नहीं थी जिसके खिलाफ बाद में सशक्त प्रतिक्रिया ना हुई हो, क्योंकि क्रांति बाद में यह जो खालीपन पैदा करती है वह इंसान को बहुत परेशान करता है, जो अचेतन रूप से इस तरह के खालिस्तान को मौत या अराजकता के साथ जोड़कर देखता है। परिवर्तन और नवीनीकरण के लालच में लोग क्रांति के पक्ष में तो आ जाते हैं, लेकिन जब उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है, जो कभी न कभी होता ही है, तो उनमें एक खालीपन आ जाता है। अतीत की चाह में वे इसके वापस आने के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। मैकियावेली के अनुसार जो व्यक्ति परिवर्तन सिखाता और लाता है वह सिर्फ हथियार उठाकर ही बच सकता है। जब जनता अतीत जैसी स्थितियों की चाह करे तो उसे शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हथियारबंद आदमी भी लंबे समय तक नहीं टिक सकता जब तक कि वह पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं की जगह पर नए जीवन मूल्य और परंपराएं उत्पन्न ना कर दे। इस तरह वह परिवर्तन से डरने वाले लोगों की चिंताओं को शांत कर देता है। यह धोखेबाजी का खेल ज़्यादा आसान और कम खून खराबे भरा है। आप परिवर्तन की जितनी चाहे उतनी पैरवी करें और यहाँ तक कि अपने सुधारों पर अमल भी करें, लेकिन उन पुरानी घटनाओं और परंपराओं का तसल्ली देने वाला रूप दे दें। पुराने पदनाम का इस्तेमाल करें। समूह के लिए वही संख्या रखें। इस तरह की छोटी छोटी बातों से आप खुद को अतीत से जोड़ सकते हैं और इतिहास का समर्थन पा सकते हैं। परिवर्तन को छिपाने की एक और रणनीति अतीत के जीवन मूल्यों का जोरदार और सार्वजनिक समर्थन है। जब आप परंपरा के भक्त नजर आएंगे तो बहुत कम लोग यह देख पाएंगे कि आप कितने क्रांतिकारी हैं। पुनर्जागरण काल का फ्लोरेंस सदियों पुराना गणराज्य था और अपनी परंपराओं की अवहेलना करने वाले हर व्यक्ति को संदेह से देखता था। कोसिमो डे मेडिसी ने गणतंत्र के उत्साहपूर्ण समर्थन का दिखावा किया, जबकि दरअसल वह इस शहर को अपने दौलतमंद परिवार के नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से मेडिसी परिवार ने गणतंत्र के हुलिये को बनाए रखा, लेकिन अंदर से उन्होंने इसे खोखला कर दिया। वे चुपचाप मूलभूत परिवर्तन करते रहे, जबकि ऊपर से वे परंपरा के पहरेदार नजर आए। लोगों की निहित रूढ़िवादिता का जवाब परंपरा के प्रति ऊपरी निष्ठा दिखाना है। अपनी क्रांति के उन तत्वों को पहचानें जो अतीत की नींव पर टिके नजर आते हों। सही बातें कहें, अतीत की पैरवी करने का ढोंग करें और इस दौरान अपने सिद्धांतों को मूलभूत परिवर्तनों का काम करने दें। अंत में सशक्त लोग युगबोध पर ध्यान देते हैं। अगर उनका सुधार उनके समय से बहुत आगे का है तो बहुत कम लोग इसे समझ पाएंगे। इससे चिंता उत्पन्न होगी और उनकी बात का गलत मतलब निकाला जाएगा। आप जो परिवर्तन करते हैं उसे ज़्यादा क्रांतिकारी नहीं लगना चाहिए। युगबोध को ध्यान में रखें। अगर आप उथल पुथल के समय में काम कर रहे हैं तो अतीत, सुख और परंपरा की ओर लौटने का भाषण देकर शक्ति हासिल की जा सकती है। दूसरी तरफ स्थिरता के समय में सुधार
और क्रांति को तुरुप खेलें। लेकिन इस बारे में सावधान रहें कि आप किसे उकसाते हैं। जो लोग क्रांति को ख़त्म करते हैं वे क्रांति शुरू करने वाले नहीं होते हैं। तस्वीर बिल्ली यह आदत की गुलाम होती है। यह परिचय की ऊष्मा को पसंद करती है। इसकी दिनचर्या में बाधा डालें या इसके स्थान को अव्यवस्थित कर दें तो यह नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और गुस्सा हो जाएगी। इसकी आदतों का समर्थन करके इसे शांत रखें। अगर परिवर्तन की जरूरत हो तो अतीत की गंध को कायम रखकर बिल्ली को धोखा दें। इसकी जानी पहचानी वस्तुओं को महत्वपूर्ण जगहों पर रख दें। विशेषज्ञ की राय जो व्यक्ति किसी सरकार को सुधारने की इच्छा रखता है या कोशिश करता है उसे कम से कम पुराने स्वरूपों का आवरण बनाए रखना चाहिए ताकि लोगों को यह लगे कि संस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि दरअसल वे पुरानी संस्थाओं से बिल्कुल अलग होती है। ज़्यादातर लोग छवियों को ही वास्तविक मान लेते हैं और इसी से संतुष्ट हो जाते हैं। निकोलो मैकियावेली 1469 से 1527। लॉ ऑफ पावर नंबर 46। बहुत आदर्श नज़र ना आए। विचार दूसरों से बेहतर नज़र आना हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन सबसे खतरनाक यह है कि आप में एक भी गलती या कमज़ोरी नज़र ना आए। ईर्ष्या गोपनीय शत्रु पैदा करती है। कभी कभार दोषों का प्रदर्शन करना या हानिरहित कमजोरियों को स्वीकार करना ज़्यादा समझदारी भरा तरीका है ताकि ईर्ष्या उत्पन्न ना हो और आप ज़्यादा मानवीय नज़र आए। सिर्फ ईश्वर और मुर्दा लोग ही बिना किसी भय के डरे आदर्श दिख सकते हैं। शक्ति की कुंजी इंसान को हीनता की भावनाओं से निपटने में बहुत मुश्किल होती है। श्रेष्ठ योग्यता, गुण या शक्ति के सामने हम अक्सर विचलित और परेशान हो जाते हैं। हम में से ज़्यादातर अपने बारे में बहुत ऊंचे विचार रखते हैं और जब हम अपने से श्रेष्ठ लोगों से मिलते हैं तो वे हमारे सामने यह स्पष्ट कर देते हैं कि हम दरअसल साधारण हैं या कम से कम उतने प्रतिभाशाली तो नहीं हैं जितना हम मानते हैं। हमारी आत्म छवि में अगर इस तरह का परिवर्तन होता है तो कुछ समय बाद ही हमारे मन में बुरी भावनाएं पैदा हो जाती हैं। सबसे पहले तो हम ईर्ष्या महसूस करते हैं, लेकिन ईर्ष्या से हमें ना तो राहत मिलती है ना ही यह हमें उनकी बराबरी पर लाती है। हम अपनी ईर्ष्या को दिखा भी नहीं सकते हैं क्योंकि इससे लोग हम पर भ्रुकुटियां चढ़ा लेंगे। ईर्ष्या दिखना हीनता का सूचक है, इसलिए हम इसे कई तरीकों से छिपाते हैं, जैसे उस श्रेष्ठ व्यक्ति की आलोचना करने के आधार खोजना। ईर्ष्या के खतरनाक और विनाशक प्रभाव से निपटने की कई रणनीतियां हैं। सबसे पहले तो यह समझ लें कि जब आप शक्ति हासिल करते हैं तो आपसे नीचे के लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। हो सकता है वे इसे प्रदर्शित ना करें, लेकिन ऐसा होना अपरिहार्य है। वे सामने जो झूठा पर्दा दिखाते हैं, नादानी से उसे सच ना माने। उनकी आलोचनाओं, तानों, पीठ पीछे आलोचना के चिन्हों और अत्यधिक प्रशंसा पर निगाह रखें। ये आपके पतन की तैयारी के सूचक हैं। उनकी आंखों में द्वेष के भाव पड़े। ईर्ष्या के साथ आधी समस्या तब आती है जब हम इसे पहचानने में बहुत देर कर देते हैं। दूसरी बात, इस बात के लिए तैयार रहें कि जब लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे तो वे आपके खिलाफ काम भी करेंगे। वे आपके रास्ते में ऐसी बाधाएं खड़ी कर देंगे जिनका आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। इस तरह के हमले से खुद को बचाना आपके लिए मुश्किल होगा। ईर्ष्या उत्पन्न होने के बाद उससे निपटना मुश्किल है और ईर्ष्या उत्पन्न ना होने देना ज़्यादा आसान है। इसलिए आपको इसके बढ़ने से पहले ही रोकने की रणनीति बनाना चाहिए। ईर्ष्या उत्पन्न करने वाले कार्यों और गुणों के प्रति सचेत होकर आप इसके दांत ही नहीं निकलने देते हैं जो आपको कुतर कुतर कर मौत के मुंह में ले जा सकते हैं। शक्ति के क्षेत्र में एक बड़ा खतरा अप्रत्याशित खुशकिस्मती है। अचानक मिलने वाला प्रमोशन, विजय या सफलता, इससे आपके समकक्षों के बीच ईर्ष्या निश्चित रूप से उत्पन्न होगी। जब आर्कबिशप रेड्स को 1651 में कार्डिनल के पद पर प्रमोशन मिला तो वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके कई पूर्व सहकर्मी उनसे ईर्ष्या कर रहे होंगे।
अपने नीचे के लोगों से खुद को अलग करने की मूर्खता को समझते हुए रेड्स ने हर वह काम किया जो वे अपनी योग्यता को कम करने के लिए कर सकते थे। उन्होंने अपनी सफलता में किस्मत की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। लोगों को सहज बनाने के लिए उन्होंने विनम्रता का अभिनय किया, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। उन्होंने लिखा है कि इन समझदारीपूर्ण नीतियों का अच्छा प्रभाव पड़ा, जिससे मेरे खिलाफ उत्पन्न ईर्ष्या कम हुई। रेड्स के उदाहरण का अनुसरण करें, अपनी खुशकिस्मती पर जोर दें, ऐसा दिखाएं जैसे आपकी खुशी दूसरे लोग भी हासिल कर सकते हैं। आप इस तरह ईर्ष्या को कम प्रबल बना दें। ईर्ष्या को दूर करने के लिए किसी कमजोरी, छोटी सामाजिक गलती या हानिरहित दोष का प्रदर्शन करें। ईर्ष्या के कुछ छलावों से सावधान रहें। अत्यधिक प्रशंसा इस बात की पक्की निशानी है कि तारीफ करने वाले लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। ऐसे लोग या तो आपको पतन के लिए तैयार कर रहे हैं, उनकी तारीफ के अनुरूप काम करना आपके लिए असंभव है, या फिर वे आपकी पीठ के पीछे अपनी तलवार पर धार कर रहे हैं। साथ ही जो लोग आपकी बहुत आलोचना करते हैं या जनता में आपका अपमान करते हैं, वे भी शायद आपसे ईर्ष्या करते हैं। उनके व्यवहार को छिपी हुई ईर्ष्या माने और उन पर बदले में कीचड़ उछालने के जाल में ना फंसें। इसके अलावा उनकी आलोचना को दिल पर ना लें। उनके प्रतिशोध को नज़रअंदाज करके या उनकी घटिया मौजूदगी उपस्थिति से बचकर विजय हासिल करें और उन्हें अपने बनाए नर्क में उबलने दें। तस्वीर: खरपतवार से भरा बगीचा। हो सकता है आप खरपतवार को खाद ना दें, लेकिन जब आप बगीचे में पानी देते हैं तो वे फैलते हैं। आप यह नहीं देख सकते कि वे ऐसा कैसे करते हैं, लेकिन पूरे बगीचे पर कब्जा जमा लेते हैं। वे ऊंचे होते हैं और किसी भी सुंदर फूल वाले पौधे को पल्लवित होने से रोकते हैं। बहुत ज़्यादा देर होने से पहले ही बिना सोचे समझे पानी डालना बंद कर दें। ईर्ष्या की खरपतवार को भोजन दिए बिना ही उसे नष्ट कर दें। विशेषज्ञ की राय: सही अवसर मिलते ही अपने चरित्र का कोई हानिरहित दोष प्रकट कर दें। ईर्ष्यालु लोग सबसे निष्पाप व्यक्ति पर पाप का आरोप लगाते हैं। वे आर्गस की तरह बन जाते हैं और वे दोष खोजने के लिए उत्कृष्ट व्यक्ति पर 100 आंखें गड़ा देते हैं। यह उनकी इकलौती संतुष्टि होती है। ईर्ष्या के जहर से बचें। बहादुरी या बुद्धि में किंचित कमजोरी का नाटक करें ताकि ईर्ष्या उत्पन्न ही ना हो। इस तरह आप ईर्ष्या के सींग के सामने अपनी लाल टोपी हिलाते हैं ताकि आपकी अमरता बच सके। बागतेसर ग्रेशन 1601 से 1658। लॉ ऑफ पावर नंबर 47। लक्ष्य से आगे ना जाएं, सीखें कि जीतने के बाद रुकना कहाँ है। विचार: विजय का पल अक्सर सबसे खतरनाक पल होता है। विजय की गर्मी में दंभ और अति आत्मविश्वास आपको उस लक्ष्य से आगे धकेल सकता है जिस पर आपने निशाना लगाया था। आप जितने शत्रुओं को पराजित करते हैं, ज़्यादा आगे निकलने के चक्कर में उससे ज़्यादा शत्रु बना लेते हैं। सफलता को अपने दिमाग पर ना चढ़ने दें। रणनीति और सुनियोजित योजना का कोई विकल्प नहीं है। लक्ष्य तय करें और उस तक पहुंचने के बाद रुक जाएं। शक्ति की कुंजी: शक्ति की अपनी लय और तंत्र होता है। जो लोग इस खेल में सफल होते हैं वे अपने तंत्र को नियंत्रित करते हैं और इच्छानुसार बदलते हैं। वे अपनी गति निर्धारित करके लोगों का संतुलन बिगाड़ देते हैं। रणनीति का सार यह नियंत्रित करना है कि बाद में क्या होगा। विजय का उल्लास भविष्य को नियंत्रित करने की आपकी योग्यता को 2 तरीकों से विचलित कर सकता है। सबसे पहले आप अपनी सफलता एक तंत्र को देते हैं जिसे आप दोहराने की कोशिश करना चाहते हैं। आप रुके बिना उसी दिशा में जाने की कोशिश करेंगे और यह देखना चाहेंगे कि यह दिशा अब भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है या नहीं। दूसरी बात, सफलता आपके सिर पर सवार हो जाती है और आपको भावुक बना देती है। खुद को अजय मानते हुए आप आक्रामक कदम उठाते हैं जो आपकी हासिल की हुई विजय को नष्ट कर देंगे। सबक आसान है। सशक्त लोग अपनी लय और तरीके बदलते रहते हैं, दिशा बदलते रहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार ढलते रहते हैं और नया काम करना सीखते रहते हैं।
नाचते हुए कदमों के साथ आगे जाने की बजाय वे पीछे हटते हैं और यह देखते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी खून की धार में ही विजय के दीवाने उल्लास का उपचार है, जिससे वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं और सफलता हासिल करने के बाद एक तरह के मानसिक ठहराव की स्थिति में आ जाते हैं। वे खुद को संभालते हैं, थोड़ा ठहर कर घटनाओं पर विचार करते हैं, अपनी सफलता में परिस्थिति और भाग्य की भूमिका की जांच करते हैं। शक्ति पाने में किस्मत और परिस्थिति की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन आप चाहे जो भी सोचें, खुशकिस्मती बदकिस्मती से ज़्यादा खतरनाक होती है। बदकिस्मती आपको धैर्य, टाइमिंग और बुरी घटनाओं से निपटने की तैयारी की जरूरत के बारे में मूल्यवान सबक सिखाती है। खुशकिस्मती आपको उल्टी दिशा में ले जाती है और आप यह सोचने लगते हैं कि आप अपनी प्रतिभा के कारण ही सफल हुए हैं। आपकी किस्मत हमेशा पलटेगी और जब ऐसा होगा तो आप इसके लिए ज़रा भी तैयार नहीं होंगे। जो खुशकिस्मती आपको ऊपर उठाती है या आपकी सफलता पर मोहर लगाती है, वह आपकी आंखें खोलने का पल भी लाती है। किस्मत का पहिया आपको उतना ही आसानी से नीचे फेंक देगा जितनी आसानी से इसने आपको ऊपर उठाया है। अगर आप गिरने की तैयारी कर लेते हैं तो आपकी बर्बादी की संभावना न्यूनतम हो जाएगी। शक्ति की लय में अक्सर शक्ति के परिवर्तन और चालाकी की जरूरत होती है। ताकत के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से प्रतिक्रिया होती है। बहुत ज़्यादा चालाकी, चाहे ये कितनी ही चतुराई भरी क्यों ना हो, दिख सकती है। जब आप विजयी हों तो जमीन पर ही रहें और दुश्मन को निष्क्रिय बना दें। लय के ये परिवर्तन बहुत सशक्त होते हैं। जो लोग लक्ष्य के आगे पहुंच जाते हैं, अक्सर वे अपनी निष्ठा साबित करके किसी मालिक को खुश करना चाहते हैं, लेकिन प्रयास की अधिकता से यह खतरा पैदा हो सकता है कि मालिक आप पर शक करने लग जाए। कई मौक़ों पर मैसिडोनिया के फिलिप ने विजय पाने वाले अधीनस्थ सेनापतियों को अपमानित करके उन्हें छोटा पद दे दिया। फिलिप का सोच यह था कि अगर उन्होंने भविष्य में एक और युद्ध जीत लिया तो वे उनके अधीनस्थ रहने के बजाय प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। जब आप किसी मालिक की सेवा करते हैं तो अक्सर समझदारी इसी में होती है कि आप अपनी विजय को सावधानी पूर्वक नापें, उसे शोहरत हासिल करने दें और उसे कभी असहज ना बनाएं। यह भी समझदारीपूर्ण है कि आप कठोर आज्ञाकारिता का तंत्र स्थापित करके उसका विश्वास हासिल करें। जब आप आखिरकार रुकते हैं तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। सबसे आखिर में जो आता है वह मस्तिष्क में किसी विस्मयवाचक चिन्ह की तरह जमा रहता है। रुकने और छोड़ देने के लिए विजय के ठीक बाद का समय सबसे अच्छा होता है। विजय के बाद भी जोखिम यह रहता है कि आपका प्रभाव कम हो सकता है, यहाँ तक कि आप हार भी सकते हैं। जैसा वकील क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में कहते हैं, हमेशा जीतने के बाद रुक जाएं। तस्वीर आसमान से गिरता इकरस उसके पिता डिडेलस मोम के पंख बनाते हैं, जिससे दो लोग भूल-भुलैया से उड़कर बाहर निकल सकें और मिनोटॉर से बच सकें। विजयी बचाव और उड़ने के अनुभव से खुश होकर इकैरस बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगता है, अतः सूर्य की गर्मी से उसके पंख पिघल जाते हैं और वह नीचे गिरकर मर जाता है। विशेषज्ञ की राय, राजाओं और गणराज्यों की विजय से संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब वे इससे ज़्यादा का लक्ष्य बनाते हैं तो वे आमतौर पर हार जाते हैं। शत्रु के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग विजय के दंभ या झूठी आशा से उत्पन्न होता है। झूठी आशा से मनुष्य की बातें और काम गलत दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि जब झूठी आशा का मस्तिष्क पर हावी हो जाती है तो मनुष्य अपने लक्ष्य से आगे चला जाता है और निश्चित अच्छाई को छोड़कर अनिश्चित बेहतरी की ओर कदम बढ़ाने लगता है। निकोलो मैकियावेली 1469 से 1527। लॉ ऑफ पावर नंबर 48। निराकार बने। विचार दिखने वाली योजना बनाकर आप खुद को हमले का निशाना बना लेते हैं। साकार बनकर खुद को शत्रु की पकड़ में रखने लाने के बजाय खुद को लगातार ढालते रहें।
इस सच्चाई को स्वीकार करें कि कुछ भी निश्चित नहीं है और कोई नियम तय नहीं है। अपने को बचाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका पानी की तरह द्रव और निराकार होना है। स्थिरता या अस्थायी व्यवस्था पर भरोसा ना करें, हर चीज बदलती है। शक्ति की कुंजी। इंसान आकार से पहचाना जाता है, शायद ही कभी वह अपने भाव सीधे तौर पर व्यक्त करता है। वह उन्हें भाषा से या सामाजिक रूप से स्वीकृत परंपराओं से आकार देता है। हम बिना आकार के अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकते। बहरहाल जो आकार हम बनाते हैं वे बदलते रहते हैं। फैशन में, शैली में, उस पल के मूड का प्रतिनिधित्व करने वाली मानवीय घटनाओं में हम लगातार पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिले आकारों को बदलते रहते हैं। ये परिवर्तन जीवन और जीवंतता के संकेत हैं। दरअसल जो चीज़ें नहीं बदलती हैं, जो रूप कठोर हो जाते हैं, वे हमें मौत की तरह दिखने लगते हैं और हम उन्हें नष्ट कर देते हैं। अक्सर शक्तिशाली व्यक्ति अपनी जवानी में किसी नई चीज को नए रूप में व्यक्त करके प्रचुर रचनात्मकता दिखाते हैं। समाज इस तरह के नएपन का भूखा होता है, इसलिए वह उन्हें शक्ति और पुरस्कार देता है। समस्या बाद में आती है जब वे अक्सर रूढ़िवादी और अधिकारवादी बन जाते हैं। अब वे नए आकार बनाने के सपने नहीं देखते हैं। उनकी पहचान बन जाती है, उनकी आदत पड़ जाती है और उनकी कठोरता उन्हें आसान निशाना बना देती है। शक्ति सिर्फ तभी बढ़ सकती है जब इसका आकार लचीला हो। निराकार रहने का मतलब अव्यवस्थित होना नहीं है। हर चीज का एक आकार होता है, इससे बचना असंभव है। शक्ति का निराकार होना पानी या पारे की तरह है जो अपने माहौल के हिसाब से रूप बदल लेता है। यह आकार लगातार बदलता रहता है, इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। निराकार होने की पहली मनोवैज्ञानिक आवश्यकता खुद को प्रशिक्षित करना है कि हम किसी चीज को व्यक्तिगत रूप से ना लें, कभी रक्षात्मकता ना दिखाएं। जब आप रक्षात्मक काम करते हैं तो आप अपने भावों को दिखाते हैं और एक स्पष्ट रूप उजागर करते हैं। आपके विरोधी यह समझ लेंगे कि उन्होंने दुखती रग पर हाथ रख दिया है और वे बार बार उसी जगह पर हाथ रखेंगे। अपने चेहरे को निराकार नकाब की तरह बना लें। इस तरह आप अपने चालबाज सहकर्मियों और विरोधियों को गुस्सा दिला देंगे तथा उन्हें विचलित कर देंगे। इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले एक व्यक्ति बैरन जेम्स रॉथस्चाइल्ड थे। वे पेरिस में रहने वाले जर्मन यहूदी थे। वहाँ की संस्कृति विदेशियों के लिए दोस्ताना नहीं थी, लेकिन रॉथस्चाइल्ड ने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक माहौल में खुद को ढाला। चाहे वे जैसा भी हो, रॉथस्चाइल्ड ने सबको स्वीकार किया और वे माहौल में घुल मिल गए। उनका कोई आकार नहीं होने के कारण वे माहौल में ढलकर समृद्ध हुए, जबकि दूसरे अमीर परिवार उस समय के जटिल बदलावों और किस्मत के उतार चढ़ाव में बर्बाद हो गए। अतीत में जकड़े रहकर उन्होंने अपना स्पष्ट रूप उजागर कर दिया था। जब आपकी उम्र बढ़े तो आपको अतीत पर कम विश्वास करना चाहिए। सतर्क रहें, वरना आपके चरित्र का आकार कहीं आपको अवशेष न बना दे। बहरहाल यह कभी न भूलें कि निराकार होना एक रणनीतिक अभिनय है। यह आपको रणनीतिक आश्चर्य रचने की जगह देता है। जब आपके दुश्मन आपके अगले कदम का अनुमान लगाने के लिए संघर्ष करते हैं तो वे आपकी रणनीति उजागर कर देते हैं और घाटे की स्थिति में आ जाते हैं। इससे आपको पहल करने की शक्ति भी मिलती है, जबकि आपके शत्रु हमेशा प्रतिक्रिया करने के लिए विवश हो जाते हैं। याद रखें, निराकार होना एक औजार है। इसे बहाव के साथ बहे वाली शैली ना माने या किस्मत के थपेड़ों के प्रति सहिष्णुता ना समझें। आप निराकार का उपयोग आंतरिक लय और शांति उत्पन्न करने के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। अंत में हर नई परिस्थिति के अनुरूप ढलना सीखने का मतलब है घटनाओं को अपनी आंखों से देखना और दूसरों की मनचाही सलाह को नज़रअंदाज करना। इसका मतलब है कि आपको दूसरों के सिखाए नियमों को दूर फेंक देना चाहिए। आपको
उन पुस्तकों को भी दूर फेंक देना चाहिए जो बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। यही आपको बड़े बूढ़ों की समझदारीपूर्ण सलाह के साथ भी करना चाहिए। दूसरों के विचारों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे तो आप एक ऐसा आकार ले लेंगे जिसे आपने नहीं बनाया है। अतीत के प्रति क्रूर रहें, खासकर अपने अतीत के प्रति, और उन जीवन दर्शनों के प्रति कोई भी सम्मान ना रखें जो आप पर किसी दूसरे ने थोपे हों। तस्वीर मरकरी या बुध, पंखों वाला संदेशवाहक, वाणिज्य का देवता, चोरों तथा जुआरियों का संरक्षक देव, तेजी से धोखा देने वाले लोगों का अधिपति। जिस दिन मरकरी पैदा हुआ था उसी दिन उसने लायर नाम का वाक्यंत्र खोज लिया था। शाम तक उसने अपोलो के मवेशी चुरा लिए थे। वह संसार भर में अपना मनचाहा रूप रखकर घूमता था। पारे को मरकरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भी उतना ही अस्थिर और निराकार है। यह निराकार होने की शक्ति दर्शाता है। विशेषज्ञ की राय, सेना की पूर्णतया निराकार बनने में है। युद्ध में विजय एक ही रणनीति को बार बार दोहराने से नहीं मिलती, बल्कि लगातार बदलाव करने से मिलती है। सेना एक ही व्यूह नहीं होता है, पानी का एक ही आकार नहीं होता है। विरोधी के अनुसार बदलकर और ढलकर विजय हासिल करने की योग्यता को ही प्रतिभा कहते हैं। सुन त्सु चौथी सदी ईसा पूर्व।